बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार श्री विमल मित्र जी, जो अपने हिंदी पाठकों में उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, महारानी। तो शुरू करें कहानी महारानी। महारानी कलकत्ता आ रही हैं। महारानी से मेरा मतलब नाहरगढ़ की महारानी से है। नाहरगढ़ के युवराज विंध्य प्रसाद के विवाह होने के बाद वे वहीं चली गई थीं। फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। ये 10 साल पहले की बात है। असल में महारानी साधारण परिवार में ही पैदा हुई थी। पुकारू नाम था गौरी। अखबारों में गौरी देवी नाम ही छपा करता था। इतने दिनों के बाद महारानी कलकत्ता आ रही हैं सुनकर मैं आश्चर्य में खो गया था। मुझे ये पता है कि कलकत्ते में महारानी का एस्टेट है। मार्लिन प्लेस नामक कहीं उनका महल है। वो महल खाली ही पड़ा रहता है। सुना है आलीशान इमारत है। बगीचा, नौकर चाकर, माली वगैरह सभी हैं। सिर्फ मालिक ही वहाँ नहीं रहते हैं। वे छोटा नागपुर में अपने राज्य में रहा करते हैं। टेलीफोन से सूचना मिलने पर मैं अवाक हो गया था। आप मिस्टर मित्र बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। शायद महारानी के तहसीलदार, गुमाश्ता या सेक्रेटरी, इनमें से कोई था। वे उनकी संपत्ति की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा, महारानी जी बुधवार की शाम को कलकत्ता आ रही हैं, मात्र 4 घंटे के लिए। रात ही में स्विट्ज़रलैंड रवाना हो जाएंगी। आपसे मिलना चाहती हैं। शुरू में उनकी बात साफ साफ समझ में नहीं आई। इतने दिनों के बाद गौरी देवी से भेंट होने जा रही है, इसका कारण नहीं समझ सका। आप तीसरे पहर 5 बजे चले आए तो ठीक रहेगा। 5 से 5:30 के बीच आपको समय दिया है। मैंने सहमति जता दी। न जताने का कोई कारण भी न था, क्योंकि गौरी देवी को मैं अच्छी तरह पहचानता था। उन दिनों गौरी देवी की ख्याति फैली हुई थी। आज के लोग उस नाम को भूल गए होंगे। तब 2-4 फिल्मों के अभिनय में उतरकर गौरी देवी ने काफ़ी नाम कमाया था। ऋषि का प्रेम, कृष्णकांत की वसीयत और पूर्ण भगत जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था। तब कुल मिलाकर टॉकी की शुरुआत हुई थी। जैसे ही कोई तस्वीर दिखाई जाती, हम लोग देखने के लिए उतावले उठते थे। काउंटर की खिड़की दरवाज़ों को तोड़ने की नौबत आ जाती। वो रानी बाला, ज्योत्सना गुप्त और प्रतिमा दास गुप्त का युग था। उस युग में कुछ और फिल्मों में काम करती तो गौरी देवी फिल्म स्टार हो जाती, मगर अचानक एक दिन गौरी देवी फिल्म लाइन छोड़कर चली गई। खैर, वो अवान्तर प्रसंग है। इस कहानी से उसका कोई संबंध नहीं। यूँ गौरी देवी से मेरी जान पहचान बिल्कुल साधारण थी। बचपन में मैंने एक नाटक लिखा था, 3 अंकों में समाप्त होने वाला एक नाटक। कच्ची उम्र की रचना रहने पर भी उस नाटक को हमारे मोहल्ले के क्लब के नौजवानों ने पसंद किया था। सामाजिक कथा वस्तु पर आधारित नाटक था। नाम था त्रिभुज। मैं क्लब का सबसे कम उम्र का सदस्य था। क्लब के कर्ता धर्ता हमसे ज़्यादा उम्र के लड़के थे। मेरे मास्टर साहब शाम को पढ़ाने आते थे, इसलिए मैं कभी रिहर्सल देखने नहीं जा पाता था। इच्छा रहने पर भी जाने का कोई उपाय न था। अतुल दा से इतना ही सुनने को मिला था कि प्रसिद्ध अभिनेत्री गौरी देवी हीरोइन का पार्ट करने जा रही हैं। अतुल दा क्लब के ड्रामेटिक सेक्रेटरी थे, बड़े ही कर्मठ। वे ही बड़े बड़े आदमियों को क्लब ले आते थे। उन दिनों के मेयर, शेरिफ या लाट साहब, इनमें से किसी को भी क्लब के आयोजनों में लाने को बाकी नहीं रखा था। अतुल दा में ये सब गुण रहने के कारण ही जब ये पता चला कि उन्होंने गौरी देवी को हीरोइन का पार्ट करने को तैयार कर लिया है, तो मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, खुशी अवश्य ही हुई थी। सोचा था डीएल राय या गिरीश घोष की तरह होना मुश्किल है, मगर बड़ा होने पर मैं भी एक छोटा मोटा नाटककार हो जाऊंगा। एक दिन अतुल दा मेरे घर पर आए। मैं डर गया। मेरा नाटक क्या मंचित होने जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौरी देवी का कहना है कि लव सीन ठीक से नहीं लिखा गया है, डायलॉग उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा? अतुल दा ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूछा कि नाटककार कौन है। मैंने तेरा नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा नाटककार की उम्र क्या है। मैंने उम्र भी बतला दिया कि 2nd ईयर का स्टूडेंट है। सुनकर उन्होंने क्या कहा? सुनकर गौरी देवी बोली, लव के बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं है। क्यों? अतुल दा ने कहा, सो सब नहीं बताया। इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं,
उनके सामने कुछ कहना मुश्किल है। मैंने सिर्फ यही कहा कि अब क्या किया जाए। सुनकर गौरी देवी बोली, नाटककार को एक बार मेरे सामने भेज दीजिए, मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अतुलदा बोले, एक काम कर, एक बार जाकर गौरी देवी से मिला, जाकर डिस्कस कर ले कि क्या कहती हैं। मैं अकेले जाऊँ? हाँ, तू अकेले ही जा, मेरा जाना उचित नहीं होगा। वे जो कहें वही किया जाएगा। जब इतनी बड़ी आर्टिस्ट मिल गई है तो उनकी रुचि के अनुसार परिवर्तन करने में हानि ही क्या है। उनके मकान का क्या पता है? अतुलदा ने पता बता दिया। कहा जा सकता है कि उन्होंने ही सारा इंतज़ाम करा दिया। दिन और समय तय कर मैं एक दिन गौरी देवी के घर पर पहुंचा। उनका मकान टालीगंज के अनवर शाह रोड पर था। उन दिनों अनवर शाह रोड जंगल से भरा हुआ था। सामने न्यू थिएटर्स का 2 नंबर का स्टूडियो था। मैं उस स्टूडियो के दाहिने से कुछ दूर और आगे गया और दाहिनी तरफ से एक मकान का फाटक खोलकर बगीचे के अंदर पहुंचा। मैंने गौरी देवी को कभी साक्षात नहीं देखा था, यूँ सिनेमा में उन्हें देख चुका था। नौकर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने उसे अपना नाम बताया। नौकर मुझे अंदर ले गया और ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। कमरा काफ़ी सजा हुआ था। चारों तरफ करीने से असबाब रखे हुए थे। दीवार पर गौरी देवी की कई फ्रेम में मढ़ी तस्वीरें थीं। मैं एक सोफे पर संकोच के साथ बैठा हुआ था। नौकर पंखा चालू करके चला गया। सोच रहा था, ज़िंदगी में कभी किसी एक्ट्रेस के मकान के अंदर जाने का मौका नहीं मिला है। वे मुझ जैसे साधारण आदमी से किस तरह बातचीत करेंगी, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा कई रातों तक परिश्रम कर नाटक लिखा था। अगर इसे मंचित नहीं किया जाएगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। और गौरी देवी अगर अभिनय नहीं करती हैं तो अंततः इस नाटक का अभिनय नहीं हो पाएगा। मोहल्ले के लोगों का आकर्षण नाटक नहीं, गौरी देवी हैं। बंगाल में नाटकों का कोई अभाव तो है नहीं। मेरा नाटक नहीं लिया जाएगा और किसी दूसरे के नाटक को पसंद कर लिया जाएगा। गौरी देवी जिस नाटक को पसंद करेंगी उसी नाटक को ले लिया जाएगा। गौरी देवी आखिर अभिनय भी करेंगी, क्लब में नाटक खेला जाएगा और एक मैं ही हूँ जिसे छोड़ दिया जाएगा। एकाएक सेंट की खुशबू मेरे नथुने से आकर टकराई और उसी क्षण अपने आंचल को उड़ाती हुई गौरी देवी कमरे के अंदर आई। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। गौरी देवी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गईं। बोली, बैठ जाओ। मैंने उनकी ओर निहारा। साज सज्जा में कोई कमी नहीं है। सिर के बाल से लेकर पाँवों के नख तक सुरुचि के परिचय दे रहे हैं। मैंने कहा, अतुलदा ने मुझे आपके पास भेजा है। उन लोगों का क्लब मेरा एक नाटक खेलने जा रहा है। आपने बताया था किसी सीन पर आपको मुझसे डिस्कस करना है। गौरी देवी बोली, मुझे सिर्फ एक ही सीन पर नहीं बल्कि पूरे नाटक पर आपत्ति है। मैं भयभीत हो उठा। मेरे मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। गौरी देवी बोली, हाँ, मैंने उन लोगों को बताया नहीं था, लेकिन नाटक मुझे अच्छा नहीं लगा था। नाटक हो ही नहीं पाया है। मैंने कहा, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उन लोगों ने तो बताया था कि अच्छा उतरा है। उन्हें कहने दो, वे लोग तुम्हारी मनपसंद बातें कर सकते हैं, मगर मैं ठहरी आर्टिस्ट। मैं जानती हूँ कि कौन ड्रामा है और कौन ड्रामा नहीं है। मैं हतप्रभ सा गौरी देवी के चेहरे की ओर ताकता रहा। आने के समय मैंने ये सोचा भी नहीं था कि गौरी देवी मुझे इस तरह निराश कर देंगी। मैंने कहा, किस जगह त्रुटि रह गई है आप बता दें तो मैं संशोधन कर लूँ। गौरी देवी बोली, संशोधन करने से भी काम नहीं चलेगा। शुरू से अंत तक त्रुटि ही त्रुटि है। अब मेरे लिए उस कहने की गुंजाइश नहीं रही। गौरी देवी बोली, असल में लव के बारे में तुम्हें अनुभव है ही नहीं। उस तरह प्रेम नहीं हुआ करता है, खासकर नाटक में। मैंने कहा, मगर? गौरी देवी बोली, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है उस पर तुम लोग लिखते क्यों हो? ये बात सिर्फ तुम्हारे ही साथ नहीं है, आजकल बहुतों की रचना में ये सब देखने को मिलता है। असल में लिखना किसी को भी नहीं आता है। मैंने कहा, आप किस चीज़ के बारे में कह रही हैं? लव के बारे में, प्रेम के बारे में। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा, 19। 19 साल की उम्र में कितना जाना जा सकता है? कितनी लड़कियों से हिल मिल चुके हो? माँ बहन के अलावा तुम्हें किससे हिलने मिलने का मौका मिलता है? मैंने स्वीकार किया
कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। माँ के अलावा मैं किसी महिला से घुल मिल नहीं पाया हूँ। मेरी अपने कोई बहन भी नहीं है। सच कहने में हर्जी क्या, हम लोगों के ज़माने में आज की तरह लड़कियों से हिलने मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर तुमने अपने त्रिभुज नाटक में हीरोइन को अपरूप सुंदरी बनाया है और हीरो को कुरूप बना दिया है। हीरो लंगड़ा कर चलता है। वैसे हीरो को हीरोइन कैसे प्यार कर सकती है? नायक यदि लंगड़ा हो, नायिका क्या उसे प्यार कर सकती है? लेकिन लंगड़ों की शादी क्या नहीं होती है? औरतें क्या लंगड़े पति को प्यार नहीं करती? मैंने पढ़ा है सर वॉल्ट स्कॉट लंगड़े थे, मगर उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी उन्हें प्यार करती थी। गौरी देवी जैसे झुंझला उठी, बोली, देखो, जो चीज़ जानते नहीं हो उस पर बहस मत करो। लाइफ और लिटरेचर का ट्रुथ क्या एक ही होता है? नाटक क्या लाइफ का कार्बन कॉपी हुआ करता है? सुना था गौरी देवी ग्रेजुएट हैं, मगर वो इतनी विदुषी हैं ये नहीं जानता था। उनकी बातों का मैं कोई जवाब न दे सका। तब मैंने इतना सोच विचार कर लिखा भी नहीं था। नाटक लिखना है इसीलिए नाटक लिख दिया। सोचा था नाटक प्रभावशाली होना चाहिए, अंत में सस्पेंस रहने से ही काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता था। फिर क्या करूं? मैंने पूछा। नाटक को फाड़ कर फेंक दो, यही सोच लो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। मैंने कहा, फिर उत्साह ही कहाँ रह जाएगा? बहुत ही उत्साहित होकर लिखा था और उन लोगों ने भी कहा था नाटक खेला जाएगा। यही वजह है कि 2 महीने तक रात में जाग कर लिखा था। गौरी देवी बोली, तो मैं क्या करूं? मैं तो कह ही रही हूं कि प्ले कर सकती हूं, बशर्ते कि हीरो को काफ़ी ब्यूटीफुल बना दो। वैसा नहीं हुआ करता है। कोई भी यंग लड़की लंगड़े लड़के को प्यार नहीं कर सकती। वैसा चेहरा देखूंगी तो मेरे मुंह से प्यार के शब्द बाहर ही नहीं निकलेंगे। मैंने कहा, मगर अभिनय करने पर तालियों की तड़तड़ाहट मिलेगी, दर्शकों की सिंपैथी आपको मिलेगी। नहीं नहीं, मैं तो कह ही चुकी हूँ कि जीवन या आर्ट में बदसूरत के लिए कोई स्थान नहीं। लंगड़े पर नज़र जाती है तो इच्छा होती है कि उसे गोली से मार दूँ, चाहे लंगड़ा हो चाहे कुबड़ा। मैं उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। आप सच कह रही हैं? सच नहीं तो झूठ क्यों कहूँ? झूठ बोलने से कोई फ़ायदा होने जा रहा है क्या? सड़क पर लंगड़े भिखारी पर नज़र पड़ती है तो उसके प्रति आप में ममता नहीं जगती? गौरी देवी बोली, सड़क के भिखमंगों को मैं क्या प्यार करती हूँ? उनसे क्या मेरा मोहब्बत का रिश्ता है? उनकी ओर एक पैसा फेंक देने से ही काम चल जाता है। मगर पति, लंगड़े पति को मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? उसकी ओर देखते ही मेरे दिल में नफरत पैदा होगी। तुमने अंतिम दृश्य में दिखाया है कि उन दोनों में शादी हो गई। एब्सर्ड, बिल्कुल एब्सर्ड। आर्ट का तुम्हें एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं है। तुम या तो दूसरा नाटक लिखो या हीरो को स्वस्थ, स्वाभाविक और सुंदर दिखा दो, फिर मैं ग्लैडली प्ले करूँगी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर कहना शुरू किया, उतनी बातें छोड़ो, तुमने तो उस सुंदरी लड़की और लंगड़े लड़के में बेहद प्रेम दिखाया है, मगर तुम खुद किसी लंगड़ी लड़की से शादी करने की कल्पना कर सकते हो? लंगड़ी लड़की को देखने पर तुम में प्रेम भाव पैदा होगा? बोलो, जवाब दो। उसके बाद अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, अरे नाटक लिखना यदि सहज होता तो बंगाल में हर कोई नाटककार हो जाता। अब मेरे लिए कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। मैं चुप्पी साधे रहा। गौरी देवी के कंधे से आंचल सरक कर नीचे गिर गिर जाता था और उन्हें बार बार उसे संभालना पड़ता था। चारों तरफ निस्तब्ध आबो हवा थी और कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे। उस कच्ची उम्र की आंखों से गौरी देवी जितनी सुंदरी दिख पड़ी, बाद में कोई भी महिला आंखों को वैसी सुंदर नहीं लगी थी। पैरों के नाखून रंगे हुए थे, हाथों के नाखून भी रंगीन थे, गाल, होंठ, साड़ी, ब्लाउज सभी चीज़ें रंगीन थीं। उस दिन गौरी देवी ने मेरे लिए बहुत वक्त बर्बाद किया था, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मगर गौरी देवी के मत से मैं सहमत नहीं हो सका था। सौंदर्य क्या सिर्फ बाहरी वस्तु ही है? प्रेम क्या केवल देह निर्भर ही हुआ करता है? फिर मन के बारे में इतना सोचा विचारा क्यों जाता है? मुझे उस कच्ची उम्र में यह एहसास हुआ था कि गौरी देवी की बातों में सच्चाई नहीं है। गौरी देवी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो सकती हैं, लेकिन नाटक के संबंध में उनका जो मत है वही सर्वमान्य नहीं हो सकता। गौरी देवी उठकर खड़ी हो गई, बोली, अभी एक और अपॉइंटमेंट है। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। फिर अतुलदा से जाकर क्या कहूँ?
कहो कि मैं उस नाटक में अभिनय नहीं करूँगी। कारण बता दूंगा। गौरी देवी बोली, हाँ बता सकते हो। कहना कि लंगड़े से प्रेम नहीं हो सकता है, लंगड़े को प्यार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैं वहाँ रुका नहीं। गौरी देवी को नमस्कार कर उनके घर से चला आया था। जीवन में नाटक लिखने के प्रयास की वहीं इतिश्री हो गई थी। घर लौटने पर अतुल्ला ने कहा, क्यों जी, क्या हुआ? मैंने सब कुछ बताया। नाटक ठीक नहीं है, नाटक लिखने में ही गड़बड़ी हो गई है। गौरी देवी ने जो जो कहा था साफ साफ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद अतुल्ला बोले, तुमने बेहद चिंता में डाल दिया। इतनी दूर आगे बढ़ने के बाद पीछे को लौट जाना पड़ा, बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, आप लोग दूसरा नाटक कीजिए। अंततः वही हुआ। जल्दी जल्दी एक चालू नाटक को लेकर उसे मंचित किया गया। गौरी देवी ने उसमें अभिनय भी किया। तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी। उनकी तारीफ़ों का पुल बंध गया था। इतनी बड़ी आर्टिस्ट ने दया करके हमारे क्लब के अभिनय में उतरने की तकलीफ़ की थी। इसी से सभी धन्य धन्य हो उठे थे। बेहिसाब टिकटों की बिक्री हुई थी। एक मैं ही था जो उस नाटक को देख नहीं सका था। न जाने का कारण अभिमान नहीं बल्कि क्षोभ था। इसलिए नहीं कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, बल्कि इसलिए कि शिल्प प्रचेष्टा घटिया साबित हुई। सभी को मालूम हो गया कि मेरा नाटक नाटक हो ही नहीं पाया है और सभी ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया। सभी ने मान लिया कि मैं नाटक नहीं लिख सकता। मैं नाटक का ककहरा भी नहीं जानता हूँ। सुना था गौरी देवी जब क्लब में रिहर्सल के सिलसिले में आई थी तो सबसे ये बात बता गई थी। उस दिन से मैं क्लब के हर सदस्य की निगाह में छोटा हो गया। कहा जा सकता है कि उस दिन से क्लब से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया। इसके बाद जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। अब वो क्लब भी बंद हो चुका है। गौरी देवी भी सिनेमा और थिएटर की लाइन से विदा हो चुकी हैं। रानी बाला, ज्योत्सना गुप्ता और प्रतिमा दास गुप्ता की तरह गौरी देवी भी अभिनेत्री जीवन से लापता हो चुकी हैं, मगर उनका जाना बड़ा ही आकस्मिक रहा है। ठीक उस समय जब वे यश के शिखर की ओर कदम बढ़ा रही थीं, बाद में सुनने में आया कि नाहरगढ़ के युवराज विंध्य प्रसाद से शादी करके वह नाहरगढ़ की रानी हो गई हैं। नाहरगढ़ छोटा नागपुर का बहुत बड़ा स्टेट है। स्टेट को मालगुजारी से 1 करोड़ रुपए की आय होती है। बहुत तरह की बातें फैलीं। एक आदमी ने बताया कि गौरी देवी अपने दल बल के साथ नाहरगढ़ थिएटर करने गई थीं। उसी समय ये घटना घटी। युवराज विंध्य प्रसाद की निगाह में गौरी देवी जच गईं। महाराज की आपत्ति के बावजूद उन्होंने गौरी देवी से शादी कर ली और विलायत जाकर रहने लगे। ये सब बहुत दिन पहले की बात है। उसके बाद महाराज के हाथ से स्टेट निकल गया। महाराज की मृत्यु भी हो चुकी है, मगर स्टेट की सारी संपत्ति को भारत सरकार हथिया नहीं सकी। ढेरों सोना और ज्वेलरी उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के बैंक में रख छोड़ा था। पिता की मृत्यु के बाद विंध्य प्रसाद महाराज हुए, गौरी देवी महारानी। नाहरगढ़ में विशाल महल खड़ा किया गया है, वातानुकूलित प्रासाद। उसके बाद अब की पिछले आम चुनाव में महाराजा नाहरगढ़ चुनाव क्षेत्र से पार्लियामेंट के उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे। कांग्रेस के मनोनयन पर एमपी हो गए हैं। उस समय ये सब खबरें सुनने को मिली थी। सुना था गौरी देवी हर प्रजा के घर घर जाकर वोट मांगती थी। जिस महारानी को प्रजा ने आंखों से नहीं देखा था, उन्हें वोट मांगते देखकर प्रजा की आंखों से आंसू आ गए थे। महारानी की तकलीफ को देखकर प्रजा धन्य और कृतार्थ हो गई थी। बम्बई के एक अंग्रेजी साप्ताहिक में तस्वीरें छपी थीं। इतने दिनों बाद वही महारानी कलकत्ता आ रही हैं। यहाँ से वे स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। चूँकि मुझसे मिलना चाहा है, इसलिए मुझे कृतार्थ होना ही चाहिए। फिर भी मन ही मन मैंने कृतार्थता का बोध नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कि मेरा नाटक नहीं हो पाया था, बल्कि इसलिए कि इन कई वर्षों के दरमियान मेरे विचारों में भारी परिवर्तन आ गया है। बंगाल में मुझे लोग कहानी उपन्यास लेखक के रूप में जानते हैं, मगर उन दिनों गौरी देवी ने मेरे दिल में जो चोट पहुंचाई थी, उसे मैं भूल नहीं सका था। फिर क्या नाटककार न हो पाने के कारण मेरे मन में क्षोभ है? अभी तक मैं अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाया हूँ। भेंट होने पर महारानी मुझसे क्या कहेंगी? और लोग जिस तरह से अपना बड़प्पन दिखाते हैं, उसी तरह बड़प्पन दिखाएंगी। मेरी रचना में क्या क्या दोष हैं, यही सब बतलाएंगी। ऐसा कौन लेखक होगा जिसे ये दुर्भाग्य न झेलना पड़ा
होमर और कालिदास के अतिरिक्त बाकी सभी लेखकों को आलोचक की निंदा और व्यंग का शिकार होना पड़ा है। मैंने अपने जीवन में यही सिद्धांत बना लिया है कि जिस लेखक को आलोचक का डर लगे उसे लिखना ही नहीं चाहिए। इसलिए गौरी देवी का बुलावा आने पर मैं तैयार होकर ही गया। बुधवार को 4:30 से 5 बजे के बीच मिलना है। पता देखकर मार्लिन प्लेस पहुंचा। फाटक के दरबान को नाम, धाम, गोत्र सब बताया। यथा समय वो मुझे अपने साथ पार्लर में ले जाकर बिठा गया। उसके बाद शायद अंदर जाकर उसने सूचना दी। मैं चुपचाप बैठा बाहर बगीचे की ओर ताक रहा था। बगीचे की अच्छी तरह से देखरेख नहीं हो रही है। महाराज या महारानी दोनों में से कोई कलकत्ता नहीं आते हैं। साल का आधा समय बाहर ही गुजारते हैं। एमपी होने के कारण अभी महाराज दिल्ली में रह रहे हैं। यही वजह है कि नौकर, चाकर, माली वगैरह मन लगाकर काम नहीं करते। एकाएक एक बूढ़ा आदमी हड़बड़ाता हुआ कमरे के अंदर आया। आप आ गए? महारानी को आए हुए आधा घंटा हुआ होगा। आते ही आपके बारे में पूछ रही थी। एकाएक बाहर बगीचे में कुछ आवाज़ हुई और उधर दृष्टि जाते ही मैंने देखा यूनिफॉर्म से लैस 2 नौकर एक लड़के का हाथ पकड़कर टहल रहे हैं। गोरा चिट्टा चेहरा, कपड़े लत्ते कीमती हैं। मैंने पूछा, वो कौन है? किसका बच्चा है? भले आदमी ने कहा, हम लोगों के राजकुमार हैं। महारानी का यही पहला बच्चा है, एक ही बच्चा है। लगा मेरी नज़र जैसे भूत पर पड़ी हो। भले आदमी ने कहा, राजकुमार को ही अपने साथ लेकर महारानी स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं। वहाँ ऑपरेशन कराया जाएगा। ऑपरेशन कराने जा रही हैं? देखा, बच्चा लंगड़ा रहा है। एक पैर सीधा है मगर दूसरा टेढ़ा मेढ़ा। उस लंगड़े पैर से चलने पर बच्चे की मुद्रा अजीब ही तरह की हो जाती है। ये दृश्य बहुत ही दुखद है, बहुत ही करुण। भले आदमी ने कहा, मैं जाकर महारानी को खबर पहुंचा कर आता हूँ। ये कहकर वो अंदर चले गए। मैं टकटकी लगाकर बच्चे की ओर निहारता रहा। मुझे लगा मेरा नाटक उस दिन मंचित नहीं हो सका। खैर, नहीं हुआ तो जाने दो, मगर मेरे मन में जो आघात लगा था उसका ईश्वर ने इस तरह प्रतिशोध क्यों लिया? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं इसकी कल्पना तक नहीं कर पाता। गौरी देवी अपने इस लंगड़े बच्चे को प्यार करती हैं? अपने पेट की संतान को गोली से मार सकती हैं? उसका ऑपरेशन कराने के लिए स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रही हैं? उसे स्वस्थ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से? लाइफ का ट्रुथ लिटरेचर के ट्रुथ से क्या भिन्न होता है? लिटरेचर क्या लाइफ का कार्बन कॉपी नहीं है? मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद किसी से बिना कुछ कहे सुने कमरे से निकलकर बगीचे में चला आया और फिर गेट पार करके सीधे सड़क पर। सड़क पर आते ही मैं दौड़ने लगा, मानो महारानी की पराजय मेरी ही पराजय हो। गौरी देवी की इस लज्जा को मैं खड़ा होकर अपनी आंखों से देख नहीं पाता। सड़क की भीड़ में अपने आप को विलीन करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी महारानी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी अन्य कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।